हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट नंबर 2 है, जहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। और इसके पहले हमने जो टेस्ट सॉल्व किया था वहाँ पर हम लोगों ने 70 प्रश्नों का टेस्ट सॉल्व किया था। वैसे आपका ये टेस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को धीरे धीरे करके देखते जाइए। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर 78, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा में कौन सा सर्वाधिक समय लेगा? देखिए, जो सूर्य से सबसे दूरी होगा वही ज़्यादा समय लेगा। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आपका कौन हो जाएगा? यूरेनस किसे बोलते हैं? आपका जो अरुण होता है उसे यूरेनस बोलते हैं। बृहस्पति जानते हैं, बुध भी हो गया। नेपच्यून, नेपच्यून मतलब होता है वरुण, ठीक है ना। और देखा जाए तो सूर्य की दूरी के अनुसार आपका वरुण ही सबसे दूर होता है, ठीक है। सबसे पहले सूर्य कौन होता है? बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और वरुण आपका सबसे दूर है, इसका मतलब सबसे समय किस में लगेगा? तो आपका वरुण में लगेगा, अर्थात नेपच्यून में लगेगा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? तो देखिए, आपका यहाँ जो सी नंबर आपका प्लूटो आपका 2006 में आपका ये हटा दिया गया था ग्रह की श्रेणी से, क्योंकि एक ग्रह की एक परिभाषा होती है कि एक निश्चित आकार भी होना चाहिए, साथ में वो एक जो चारों तरफ वो सर्किल कर रहा है उसका पथ एक निश्चित होना चाहिए, किसी भी दूसरे ग्रह के पथ को काटना नहीं चाहिए। ये तीन आपके रूल होते हैं जो ग्रह की श्रेणी में होते हैं। अगर ये रूल फॉलो नहीं होते हैं तो उनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। वही आपका हुआ प्लूटो के साथ कि प्लूटो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था, इस कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और बौने ग्रह के रूप में इसे रख दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका बुध, ठीक है। बुध है और बुध ही आपका सबसे छोटा है। अगर बात करें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा बृहस्पति। यहाँ पर मंगल है और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये जो शुक्र है, तो शुक्र को हम लोग सांझ का तारा या भोर का तारा यह कह सकते हैं कि ये पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि आकार और घनत्व के अनुसार देखा जाए तो ये पृथ्वी के समान है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो हमने बताया जो सूर्य से सबसे दूर होगा। और सूर्य से सबसे दूर कौन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, नेपच्यून अर्थात वरुण, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला आपका होता है ये सूर्य हो गया, ठीक है ना। ये सूर्य हो गया। सूर्य के बाद आपका होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसका मतलब लास्ट वाला कौन हो गया? आपका वरुण हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्रम होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। तो मानव ने चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा था 1969 में रखा था, ठीक है। 1969 में रखा था। और नील आर्मस्ट्रांग गए थे, जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पैर रखा था वहाँ पर जाके, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग, उनके साथ 2 लोग और भी थे। और वो जब वापस आ रहे थे तो वहाँ पर सेस्मोग्राफ अर्थात कह सकते हैं भूकंप मापी यंत्र वहाँ पर छोड़ कर आए थे, ठीक है ना। और जहाँ पर ये उतरे थे उसे बोला जाता है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, या कह सकते हैं शांत सागर उसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट याद रखना कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? आपके चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? देखिए, वही क्वेश्चन आपका दिख भी गया। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, जहाँ पर उन्होंने पैर रखा था उसी स्थान को, जो धूल भरा स्थान था, उसी को बोलते हैं यहाँ पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर वो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। देखिए, जब वायुमंडल ही नहीं होगा, जब एयर के कण ही नहीं होंगे, तो हम एक दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन राइट आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर फिर से पूछ लिया, चंद्र ग्रहण कब होता है। और ये क्वेश्चन हमने आपको ट्रिक से बताया था कि चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा निकलता है आपको शाम को। कब निकलता है? शाम को निकलता है। तो आम भाषा में आप शाम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर जो ए शब्द है हम लोग जो अर्थ होता है ERTH, तो ई ना मान के 1 मिनट के लिए आप इसे ए मान लीजिए, ठीक है। अर्थ को ए से भी मान लीजिए, डिनोट कर लीजिए ए से। आप देखिए ये शाम लिख गया है, और जब जैसे ही शाम होती है तो आपका चंद्रमा निकल आता है। क्या निकलता है? चंद्रमा। और जब चंद्र निकलता है तो आपकी क्या होती है? पूर्णिमा होती है, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पूर्णिमा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शाम, अर्थात ये जो शाम लिखा है तो ये अर्थ मतलब कि कह सकते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब आपका यहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। मतलब हमने शॉर्ट कर लिख दिया शाम, ठीक है। और शाम को चंद्रमा और चंद्र से आपको हो गया चंद्र ग्रहण। जब आपकी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और यही अगर बात करें आपका सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण समा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समा। मतलब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर सूर्य ग्रहण बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो कौन सी परिस्थिति यहाँ पर? तो आपका जो पूर्ण चंद्र, मतलब इसमें कह सकते हैं इसे चंद्र ग्रहण कहेंगे, ठीक है। पूर्ण चंद्र ग्रहण बोल देंगे, क्योंकि अर्ध चंद्र ग्रहण को तो चंद्र ग्रहण नहीं बोलते हैं, नन्ना चंद्र को बोलते हैं। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तभी तो हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं ना। मतलब फुल मून, न्यून मून वगैरह होता है, फुल मून, तो वही आपका होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपसे कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण बताइए। मतलब जब आपका अर्धचंद्र ग्रहण होता है तब उस समय सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 87 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर बी हो जाएगा, मतलब 90 अंश। समझ लीजिए हम आपको यहाँ पर फिगर के माध्यम से बता दे रहे हैं। यहाँ पर आपका सूर्य हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। चलो हम पृथ्वी के 4 डायरेक्शन कर दिया, ठीक है ना। ये आपके 4 डायरेक्शन पृथ्वी के हो गए। मान लो आपकी पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट हम करा दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी जो आपकी है तो पृथ्वी के रोटेट कौन करती है? चंद्रमा करती है, चंद्रमा करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका रोटेशन का यहाँ पर ऐसा होगा जो इसका रोटेशन करेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे रोटेशन इसका करेगा, इसका भी करेगा। तो इसके बीच आपका जो एंगल आया यही एंगल आपका हो गया 90 अंश का। ये कितना हो गया? 90 अंश का हो गया है, ठीक है ना। और अगर ये स्थिति हो जाती कि ये आपकी 180 अंश वाला, ठीक है, यहाँ पर कोई यम होता तो वही आपका हो जाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। और यह कह सकते हैं दीर्घ ज्वार भाटे जो आते हैं वो आते हैं आपके पूर्ण में आते हैं, और जो निम्न ज्वार भाटे आते हैं वो आपके जो आपका ये 90 अंश का एंगल है तब आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? तो देखिए आपका ग्रह यहाँ पर कौन नहीं होगा? चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये आपका उपग्रह है। देखिए ग्रह क्या होता है, उपग्रह भी क्या होता है, समझ लीजिए। जो आपकी सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं चारों ओर उन्हें उपग्रह बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका चंद्रमा होता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो भाई बताइए उसका भार घटता है, क्या होता है यहाँ पर? तो 89 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर, उसका भार घट जाता है। क्या होता है? भार घट जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि आप लोग देखते हैं कि एक गेम होता है, ठीक है, मतलब मोबाइल गेम होता है, उसमें एक कह सकते हैं जो 2 पहिए की गाड़ी होती है उसको चढ़ाने वाला होता है, या ट्रैक्टर होता है, गेम होता है। तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी में चलाओ तो उसमें जंपिंग कम होती है, जब वो चंद्रमा पर पहुंच जाता है तो उसमें जंपिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब उसका भार घट जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी हो जाएगी? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। कितना होता है? 3,84,000 किलोमीटर होता है। यहाँ पर आपका 384,000 किलोमीटर नहीं होता है, यहाँ पर शुद्ध होता है 3,84,000 इतना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं? तो जो कि आपका जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्य है,
ठीक है। सूर्य के बाद आपका कौन होती है, बुध, फिर आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर आपका मंगल, और यहाँ पर आप बृहस्पति। तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे आपके कण होते हैं, और ये छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कह सकते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रॉयड, मतलब कि आपके जो क्षुब्ध ग्रह होते हैं, क्या बोलते हैं, क्षुब्ध ग्रह जो होते हैं, या हम लोग वहाँ पर पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं आपके क्षुब्ध ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सौर मंडल में क्षुब्ध ग्रह अर्थात एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो कौन है, तो अभी हमने बताया मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट कह रहा है हेल बॉब किसका नाम है, हेल बॉब, ठीक है, हेल बॉब किसका नाम है, तो ये जो आपका नाम है वो आपका पुच्छल तारा, एक पुच्छल तारे का नाम है हेली, ठीक है, हेली नाम जो आपने सुना होगा उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उल्का अर्थात उल्का पिंड जो होता है ये है क्या, तो उल्का पिंड जो आपके होते हैं वो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश होते हैं। ऑप्शन राइट 94 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, मतलब कि आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आती है, ठीक है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा आती है वो किसके पास में है सर्वाधिक, तो देखिए आपका ये जो हो जाएगा 111 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपकी बेरिंग जल डमरू मध्य। देखिए हम आपको इसको समझाते हैं, एक ये आपका रूस है, ठीक है, रूस है ना, और उधर कह सकते हैं कि आपका जो अमेरिका है, अमेरिका में अलास्का पड़ता है, ठीक है, अलास्का। तो यहाँ पर आपका जो सागर है वो बेरिंग सागर है, ठीक है ना, बेरिंग सागर से आपकी जो जाती है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसको 3 बार समांतर उसके मोड़ा गया है, तो यहाँ पर आपकी आएगी बेरिंग जल संधि, ठीक है, और इसी बेरिंग जल संधि के पास ही थे आपकी जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और इसके समांतर जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न से किसे मार्ग बनाना चाहिए, मतलब कोई भी जहाज है और उसे शॉर्टकट में जाना है तो उसे कौन से मार्ग से जाना चाहिए ताकि जल्दी पहुंच जाए, वो होता है आपका देशांतर के अनुसार, ठीक है, देशांतर के अनुसार वो अगर चलता है तो वो आसानी से पहुंच सकता है, ठीक है ना। ये हमने अपने जो वीडियो हमने बनाया है बोर्ड के माध्यम से समझाया है, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, हमने वह बड़े अच्छे से बताया है कि ये भूमध्य रेखा होती है बीच वाली 0 अंश वाली, उसके ऊपर 23.5 वाली आपकी कर्क रेखा, नीचे 23.5 वाली मकर रेखा, यहीं पर आपकी 35 में अश्वच्छांश होता है, ठीक है, और इसके बाद कहाँ पर रेगिस्तान बनता है, कहाँ पर आपके पौधे होते हैं, ये हमने बहुत ही अच्छे डिटेल से बताया है, तो आप सर्च कर लीजिएगा देवजी के ट्रिक्स देशांतर और अक्षांश रेखा, ठीक है, तो आपको निकल आ जाएगा, और वहाँ पर जैसे आ जाएगा पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट बारीकी से देख लीजिएगा, कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, अक्षांश देशांतर रेखा एक भी डाउट नहीं होगा, मतलब हर प्रकार की चीज़ अलग आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर किसी जगह का स्थानीय समय मतलब 6 प्रातः का है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम आपका कितना है 3 बजे है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, तो भाई उस समय की देशांतर रेखा क्या होगी, तो 113 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब आपका 45 अंश पूर्व हो जाएगा। अब इसको कैसे निकाला जाता है, तो हमने बताया कि जो 6 अंश है यहाँ पर 3 अंश है, जो ग्रीनविच है ग्रीनविच से भारत का जो समय है वो आपका 5.5 घंटे का अंतर है, कितने 5.5 घंटे का अंतर है। अच्छा यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 3 है, मतलब देखा जाए तो पृथ्वी आपकी एक अंश में 4 मिनट घूमती है, कितनी एक अंश में 4 मिनट घूमती है, तो 15 अंश में कितनी घूम जाएगी आपकी 1 घंटा घूम जाएगी, 15 अंश में 60 मिनट घूमेगी, ठीक है ना, 60 मिनट घूमेगी, तो आपकी 45 मिनट में कितने 3 घंटा घूमेगी, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3 ही घंटे तो है ना, तो 45 मिनट में यहाँ पर 45 अंश में अपनी पृथ्वी 3 घंटे घूम जाएगी, इसका मतलब आप 3 घंटा मिल गया ना। तो आपको पॉइंट याद रखना है, सिंपल बात याद करना है क्या कि कोई भी देश का या किसी भी जगह का अगर टाइम आपको निकालना है तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 45 अंश कोई है, मान लो हमने 45 अंश कर लिया, पृथ्वी आपकी घूमती है कितनी, पृथ्वी आपकी घूमती है एक अंश में 4 मिनट, 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, 4 से गुणा कर देना है, और इसके बाद आपको 60 से भाग देना है, क्योंकि आपको समय निकालना है तो 60 से भाग निकालना है। तो जब 60 से भाग निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इसे काट लीजिए, तो यहाँ पर अगर काटेंगे तो कितना आएगा 15 थे 45, 15 चौको 60, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया समय 3 घंटा आ गया ना, इनके बीच में कितना घंटा है 3 घंटे का समय आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई बताइए। आपकी जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, ये वाली रेखा, इसकी लंबाई कितनी है? तो 114 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात यहाँ पर 40 जीरो, ये वाला सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। अर्थात आपकी जो भूमध्य रेखा है वो आपकी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ये गुजरती है आपके कोलंबिया से, केन्या से और आपके इंडोनेशिया से गुजरती है। ठीक है। वहाँ पर हमने जो अक्षांश रेखा देशांतर रेखा बताया है, वहाँ पर हमने ट्रिक भी बताया है। ठीक है। CBI से GK क्यों, ठीक है, वहाँ पर उसको अच्छे से डिफाइन किया है। तो आप जरूर अक्षांश रेखा देशांतर रेखा देखिएगा, देखेंगे तो 100% कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, हर एक चीज़ को आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा आपकी है वो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए आपकी जो नहीं गुजरती है, ये आपकी नहीं गुजरती है मैक्सिको से। अब मैक्सिको क्यों नहीं गुजरती है? तो देखिए आपका ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, यहाँ पर आपका अफ्रीका वगैरह हो गया, इधर आपका यूरोप हो गया, एशिया हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो आपकी जो भूमध्य रेखा है वो आपकी यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है ना, अफ्रीका के बीचों बीच से। ठीक है ना, यहाँ से अफ्रीका तीनों रेखा जाती है, मैक्सिको पड़ती है आपकी यहाँ। तो भाई ये बताइए जब मैक्सिको यहाँ से पड़ेगी तो आपकी भूमध्य रेखा तो वहाँ नहीं जाएगी ना, तो इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। ठीक है, मैप में जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। निष्कर आपसे भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आपकी जो भूमध्य रेखा है ये गुजरती है कहाँ से गुजरती है? 117 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अर्थात केन्या से गुजरती है। ठीक है, केन्या से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह आपका कौन है? तो जहाँ पर आपका तापांतर जो होता है वो आपका कम होता है, कहाँ पर होता है? 118 का ऑप्शन आपका ए, यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, वार्षिक तापांतर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट आपका जो है वो सिंगापुर पड़ता है। कौन पड़ता है? सिंगापुर। ये आप मैप के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ठीक है, मैप उठाइए और मैप के माध्यम से देखिए। आप लोअर PCS तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए। मैप को अच्छी तरह से देखिए, जब भी ज्योग्राफी पढ़िए मैप लेकर ही पढ़िए। जैसे कोई देश आता है आप उसे सर्च करिए, और जैसे ही सर्च करेंगे आपको 2-3 पॉइंट और देखने को मिल जाएंगे, तभी आपका हो सकता है। ठीक है ना, हर एक इंसान को ज्योग्राफी ऐसे नहीं आती है, उसको मैप का ज्ञान होगा तो 30% ज्योग्राफी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अभी हमने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप से तीन ही रेखाएं आपकी गुजरती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नत कोण कितना होता है? ठीक है, तो मकर संक्रांति अर्थात यहाँ पर देखते हैं मकर संक्रांति आपके जो उत्तरी गोलार्ध में है, दिसंबर माह में मनाते हैं। ठीक है ना। और आपका जो ये हो जाएगा सूर्य का उन्नत कोण, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात आपका 66.5। ठीक है, 66.5 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? 122 का ऑप्शन राइट आपका सी, ईरान से नहीं गुजरती है। कहाँ से? ईरान से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा, तो मकर रेखा आपकी कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपके बोलीविया से नहीं गुजरती है, लेकिन पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील से गुजरती है। ये देखो मकर रेखा वगैरह आपको ऐसे हम नहीं समझ में आएगा, हम बता दिए। आप हमारा वीडियो देखिएगा, देव जी के ट्रिक डालिए, देव जी के ट्रिक और अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इतना ही डालिएगा तो आ जाएगा। ठीक है ना, जरूर देखिए, हम बहुत अच्छे से बताया वहाँ पर। नेक्स्ट कह आपसे किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो एक ऐसी स्थिति आती है जब रात दिन आपके बराबर होते हैं। 124 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा? बी नंबर, अर्थात 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को आपके जो रात दिन होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है ना, याद रखना आपका पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। वही बात आप कह रहा है, देखिए पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं, कौन से डेट को होते हैं? ये आपका डेट होती है 21 मार्च और आपका 23 सितंबर। दो डेट होती हैं जब रात आपकी बराबर होती है, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। नेक्स्ट कह आपसे वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो देखिए वर्ष भर रात और दिन हमेशा मतलब कब होते हैं? तो ये कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे आपके भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। कैसे? समझिए
ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, ठीक है ना, और ये भूमध्य रेखा है। तो भाई सूर्य का जो भी फोकस होगा तो फोकस बिंदु में तो आपका ये तो बीचों बीच पड़ेगा। इसका मतलब है सूर्य कितना भी रोटेट, पृथ्वी कितनी भी रोटेट करेगी तो ये बीच वाला भाग इसी के सामने रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका हमेशा कह सकते हैं 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात रहेगी भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना। क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 झुकी है तो कहीं ना कहीं आपका ये रोटेशन हल्का सा, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा दबा रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए ध्रुवों पर 6 माह की रात होती है, 6 महीने के दिन होती है, क्योंकि 23.5 अंश झुकी हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। 12 घंटे के दिन, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो 12 घंटे का दिन कब होगा? जब यहाँ पर कह सकते हैं आपका विषुवत रेखा पर, कब? विषुवत रेखा पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन पूछ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये होता है आपका 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो आपका 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। देखिए हम यहाँ पर पृथ्वी की गतियों वाला चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें हमने यहाँ पर सूर्य था, यहाँ पर आपकी एक पृथ्वी, एक इधर, एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 21 जून था, इधर आपका 22 दिसंबर था, इधर आपका मार्च था, इधर आपका कह सकते हैं सितंबर था। ये 4 डायरेक्शन हमने बड़े अच्छे से बताया, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बताइए। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और अगर आप ये क्वेश्चन का जवाब दे लेते हैं, इसका मतलब आपको ज्योग्राफी में आपके पृथ्वी की गतियों संबंधित ज्ञान है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप प्लीज़, एक बार रिक्वेस्ट है, आप जरूर पृथ्वी की गतियों वाला चैप्टर देख लीजिए, किसी भी वीडियो से जहाँ भी आपको फ़ायदा मिले, कोई भी आप देख सकते हैं, और या हमारे वीडियो में देख सकते हैं, या आप कहीं से देख सकते हैं। बस आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छे से आना चाहिए। बस हमारा फर्ज ये होता है कि आपको प्रैक्टिस सेट करवाना है, और प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पर लगातार करवा रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। और नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्द लेके आएंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।